नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। नववर्ष के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज़ को, जो कहीं न कहीं क्या करेगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे जुड़ेंगे और कहीं न कहीं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, जिससे कि ना केवल वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकें और आप भी अपनी तैयारी को मज़बूती के आधार दे सकें। तो आइए देखते हैं आज हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, कि आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में कि यूपी के बारे में सामान्यतः है क्या-क्या? तो आइए शुरू करते हैं यूपी के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि स्क्रीन में क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है, ये मैप है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मैप को देखेंगे, कुछ इस तरीके का मैप है और इसमें क्या है, ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कि अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं और ये देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो आप जब सबसे पहले जाएँगे, आप यहाँ पे देखेंगे रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, इधर आपके दक्षिण-पूर्वी एशिया है। तो हम दक्षिणी एशिया में बिलॉन्ग करते हैं। दक्षिणी एशिया में हमारा जो ये इधर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर, ठीक है? तो यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, इधर अरेबियन कंट्री है, केंद्रीय एशिया है यहाँ पे, ये आपका अफ्रीका है। तो यहाँ पर एक बिलॉन्ग करेगा देश भारत है और भारत के अंदर जब आएँगे तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। तो उसको और अगर डिटेल में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको। ये आपका यूपी चारों तरफ नक्शा ये दिखाई पड़ेगा। तो इसके चारों तरफ कौन-से राज्य हैं वो आपको बाद में वो तो आप पता चल ही जाएँगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि बेसिकली इसमें क्या है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए, सामान्य परिचय में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश क्या है अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत के पे अगर इसके पॉपुलेशन बेस पे अगर इसको यूपी को देखेंगे तो पॉपुलेशन पे हम कौन से नंबर ये उत्तर प्रदेश आता है पहले स्थान पर, ठीक है? इसकी जो जनसंख्या आई थी उस टाइम पे 19.1 करोड़ के आस-पास थी और अब शायद 2021 में आते-आते शायद 22-23 करोड़ के कम तो होगी नहीं। अगर हम इसके एरिया की वाइज़ देखें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका नंबर है चौथा। तो मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ, आपको इसको कहीं न कहीं सुनिए भी और नोट भी करते रहिए, जिससे क्या हो आप आगे इसको याद रख रख सकें। जो इम्पोर्टेंट हो मैं बता भी दूँगा वहाँ पे, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। एरिया वाइज़ आप ज़रूर याद नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश अपने भारत में चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। तो आपको बता दें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, तो नंबर 1 पे आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद इसमें आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि एरिया है कितना, तो पूरे भारत का एरिया अगर आपको देखें तो ये पूरे भारत के टोटल एरिया का 7.33% बिलॉन्ग करता है और इसका देखें क्षेत्रफल अगर वैसे देखें तो इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे इंडिया का नक्शा अगर ये पूरे इंडिया में देखें क्षेत्रफल कितना आता है, तो हमारे पूरे इंडिया का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसको किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं, इस चीज़ को लिखिएगा। इस ये चीज़ इतना है, तो आप लिखिए यहाँ पे लिखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है भारत का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले आपको बताया था तो आपको क्या करना है कि मैप ले लेने हैं और पहले इंडिया मैप लेके क्या करना है, उसपे यहाँ पे इसको आउटलाइन कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की घरेलू सीमाएँ किन-किन राज्यों से मिलती हैं? तो वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है? और अगर देखें कौन से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम सीमा बनाता उत्तर प्रदेश के तो बनाता ज़रूर वो है देश नेपाल है। तो ऐसी चीज़ को याद रखिएगा। तो इस आपको इस अब इस तरह के लिखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, तो न्यू दिल्ली इस केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही सीमा साझा करता है और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात की जाए, तो ये अपने उत्तर में नेपाल राज्य देश के साथ सीमा को साझा करता है। उम्मीद है आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी, तो आगे क्लास करते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार को अगर आपने ये नहीं पता है कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होते क्या हैं, तो आपको बता दें, अगर आप एक ग्लोब को फ्लैट कर लेते हैं, मैंने इसको अगर आप उसमें देखेंगे ज्योग्राफी विद उसमें अगर मैप्स में मेरा एक प्लेलिस्ट उसमें जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने इसे डिटेल में समझा रखा है। फिर ये बता दूँ कि जो ये रेखाएँ जो आपको पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं, इनको जो लेटी रेखाएँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटीट्यूड और लैटीट्यूड को ही बोला जाता है अक्षांश। और जो खड़ी रेखाएँ हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड को लंबी-लंबी रेखाओं को लॉन्गिट्यूड
और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर, ठीक है? तो जब भी लैटिट्यूड ऐसे नापते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ में नापे जाते हैं और क्योंकि हम पूरब में हैं, तो इसको नापते हैं ईस्ट में, ठीक है? अब आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, इसे आपको हेडिंग डाल लीजिएगा और इसके नीचे लिखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो अगर आप उसको मैप में देखना चाहेंगे तो वहाँ मैप में देखिएगा। आप देखिए सबसे निचला हिस्सा यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। ये 24 है तो उसके नीचे क्या होगा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, ठीक है? 0 से डिग्री और एक डैश से बना देते हैं, ठीक है? तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके सबसे उत्तरी इलाका आपका ये दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, ये है 30 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ। आपने लिख लिया होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कुल अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 29 मिनट है। 6 डिग्री 29 मिनट, ठीक है? ये है अक्षांशीय विस्तार। अगला हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है? तो इसके बारे में आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 29 मिनट ईस्ट तक है। इस प्रकार कुल देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है? 60 डिग्री 9 मिनट कितना होगा? पूर्वी देशांतरीय विस्तार इसका ये है। सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तो पूर्व का मतलब क्या है? आप देखिए यहाँ पे 77 ईस्ट यहाँ पे दे रखी है, इधर दे रखा है आपका 84, क्योंकि ये 77 से आप देखिए कुछ यहाँ पे कोई टच कर नहीं रहा है, उसके थोड़े आगे जाएगा। तो लगभग ये वाला इलाका जो आ रहा है ये हो जाएगा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर और ये यहाँ पे टच कर रहा है 84 से आगे, कुछ आगे जाके ये वाला इलाका 84 डिग्री 29 मिनट तक है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। आगे जो आपने दिखाई पड़ रहा है ये आपका फिजिकल मैप है कि यहाँ पर कैसे-कैसे क्या है, तो बता दें। इस फिजिकल मैप में हम आगे पढ़ेंगे भी। गंगा रिवर के बारे में, यमुना रिवर है, रामगंगा, गोमती, शारदा, राप्ती, घाघरा, गंडक है। उसके नीचे आप सोन नदी पढ़ेंगे, केन पढ़ेंगे, देशांत पढ़ेंगे, बेतवा पढ़ेंगे। इसको आप सुन लीजिए, इसको भी अब नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि अब जब मैं इसमें आपको डिटेल में इसमें पढ़ाऊंगा नदियों के बारे में, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि अगर ऐतिहासिक संरचना में जाएँगे तो कुछ चीज़ आप सुन लीजिएगा, वहाँ पे क्या होता है। अगर भारत का देखें तो यहाँ पर कौन-कौन से शैल क्रम पाए जाते हैं, तो आर्कियन ये उसके क्रम वाइज़ हैं। आर्कियन के बाद आता है धारवाड़, फिर आता है कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद में आपको यहाँ पे आता है तो इस तरीके से आपने देख लिया है कि इसमें 3 कौन-कौन से हो गए। एक आर्कियन होगी, धारवाड़ होगी, कुडप्पा होगी और चौथी इसमें इसी श्रेणी में जब आती है तो वो होती है विंध्यन, ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या देखा, जो भारत में जो शैली अनुक्रम का विकास हुआ है, जो पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ है, तो पहले आर्कियन हुआ है, फिर धारवाड़ आया, फिर कुडप्पा आया, फिर विंध्यन आया और इसी को आगे आता है गोंडवाना, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ इसमें थोड़ा फिजिकल में आपको थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा। तो आपको बता दूँ, आप चिंता करने की बात नहीं है। जब मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा भारत के, जब भारत का जो मानचित्र कंप्लीट किया जाएगा, उसमें आपको इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में बता दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे नोट करना होगा कि भूगर्भीय दृश्य से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। तो इस चीज़ को मैं क्यों समझा रहा था, जो हमारा जो ये किससे मिलकर बना है, ये बना है गोंडवाना से, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा भूगर्भीय दृश्य से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अगर हम बात करें कि जो दक्षिण में, जैसे अभी भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार इलाका आता है। तो ये जो इलाका है भारत उत्तर प्रदेश का, ये उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला इलाका कर रहा हूँ। तो उसको थोड़ा और डार्क करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जिस इलाके में बता रहा हूँ, नीचे वाला ये जो इलाका है, इसमें आप अगला पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग स्थित पठारी भाग, जो यहाँ पे जो पठार हैं, जो आपको आगे पढ़ेंगे कौन-कौन से पठार हैं उनके बारे में। तो आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिनका निर्माण विंध्यन क्रम की शैलों द्वारा, जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे विंध्यन क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो कुछ टाइम पीरियड होता है, वही मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा
प्री कैम्ब्रियन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ये अंग है, जिसका निर्माण विद्युत क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग की बात की जाए, इस इलाके की बात की जाए जो नेपाल से सटा हुआ इलाका, उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है, तो इसके अगर हम देखें इसके भौतिक स्वरूप के बारे में, तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, यहाँ पे आपके नॉर्थ में आएँगे तो यहाँ पे शिवालिक श्रेणी है। अगर आप चले जाएँगे पश्चिम में और पश्चिम के अलावा दक्षिण-पश्चिम इलाका जाएगा, अगर आप मैप के बारे में जानते होंगे तो इस तरीके का मैप होता है, जो आप इसको मैंने बता रखा है नॉर्थ, साउथ और कुछ इस तरीके से आप जाएँगे तो ये होता है आपका सीधे हाथ पे ईस्ट होता है और उल्टे हाथ पे होता है वेस्ट, ठीक है? तो इसके बीच में होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? ये जो दिशा है इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट और ये जो दिशा है इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट, ठीक है? तो इसमें ये लिखा हुआ है प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय श्रेणी, यहाँ पे नॉर्थ में आप आएँगे तो हिमालय श्रेणी मिलेगी। पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम तथा दक्षिण में यमुना नदी, जो यहाँ पे आप जो ये रिवर ये देखिए पश्चिम में, फिर दक्षिणी पश्चिम में और दक्षिण में आके कौन सा रिवर है? वो यमुना नदी है और विंध्यन की श्रेणियाँ हैं और पूरब में अगर जाएँगे तो यहाँ पे जो गंडक रिवर है, तो इसको गंडक रिवर से ये क्षेत्र घिरा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके का फिजिकल मैप हो गया और उसके बारे में आप देखें, अगर हम इसकी देखें कि राज्य की जो पूर्व से पश्चिम यानी कि इधर से जो इधर लंबाई है, वो टोटल लंबाई कितनी है? तो राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई कुल मिलाकर 650 किलोमीटर है, ठीक है? वहीं उत्तर से दक्षिण इसकी जो चौड़ाई की अगर बात की जाए, तो इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है, ठीक है? ये हो गया, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है, वो है 240 किलोमीटर। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि भारत जो उत्तर प्रदेश का जो आप पॉलिटिकल मैप है, उसमें आप क्या पढ़ना है, क्या-क्या मैन है आपके, इन चीज़ों को आपको देखना होगा। तो अगला आप हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र, उसको आप उठाइए, वहाँ पे देखिए कौन-कौन से ये नक्शे कौन-कौन से ज़िले बने हुए हैं, उन ज़िलों के सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें पहले रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद में जब मैं इसमें आपको बताऊँ तो आपको और चीज़ें याद आएँगी, तो उनके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैप में डिफरेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश के अगर हम देखें कि जो राजनीतिक विभाजन हुआ है वहाँ के राज्य के अंदर या फिर जिलों का और राज्य के बाहर, तो आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा की जाती है? तो आप यहाँ पे लिखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमाएँ कुल 9 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ती हैं या उनसे जुड़ी हुई हैं। तो आपको बताते हैं अगर केवल राज्यों की बात आए तो 8 राज्य हैं प्लस 1 संघ शासित प्रदेश है, जिसकी क्या है, जिसकी सीमा साझा कौन करता है, स्पर्श होती हैं, वो होती हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो आप यहाँ पे लिखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से राज्य की बात की जाए तो जिनमें से राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार हैं। तो कुल 8 राज्य हो गए। वहाँ पे लिखिए उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा, नेक्स्ट पॉइंट ये, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित बनाती है। तो आप देखिएगा नेपाल के साथ क्या है यहाँ पे, एक इंटरनेशनल बाउंड्री हम बनाते हैं उत्तर प्रदेश वाले, किसके साथ? नेपाल के साथ। तो ये जो बाउंड्री अब मैं बना रहा हूँ, ये बनी हुई है नेपाल के साथ, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिलों, इनको मैं आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ बताऊँगा, तो आप इसमें देखिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले
तो मैं आपको बताऊँगा पूरब से पश्चिम, जहाँ कहाँ से चलेंगे, पश्चिम से किधर तरफ जाएँगे हम? पूरब की तरफ, ठीक है? तो आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तराखंड के समीपवर्ती जिले, इसको आप ऐसे डाल दीजिए, उत्तराखंड के समीपवर्ती जिले और उनके बारे में आप लिखिए। उत्तराखंड के साथ अगर समीपवर्ती हम जिले देखे जाएँ, तो आप यहाँ पे लिखिएगा सहारनपुर, बिजनौर, मुज़फ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एवं पीलीभीत। तो इस प्रकार आप अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उत्तराखंड के साथ 7 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के साथ। वो कौन-कौन से हैं? सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एवं पीलीभीत। अगली हेडिंग डालिए, हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिले। तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक जिला है जो उसको टच करता है, वो है सहारनपुर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला लगा हुआ है, वो कौन सा है? सहारनपुर। उसके अलावा अगला आप लिखिएगा, हरियाणा से स्पर्श करने वाले जिले, या फिर हरियाणा डाल दीजिए, वहाँ पर आप सिंपल से लिख लीजिए। तो हरियाणा में कुल 6 जिले ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री किसके साथ लगती है? हरियाणा की। हरियाणा आप देखिए, दिल्ली से नीचे साइड में हरियाणा है और ऊपर साइड में हरियाणा है। तो हरियाणा में 6 जिले कौन-कौन से हैं? पहला है सहारनपुर, फिर है मुज़फ्फरनगर, फिर है बागपत, फिर है गाज़ियाबाद, फिर है गौतम बुद्ध नगर, फिर है अलीगढ़, फिर है मथुरा। तो ये 7 जिले हो गए कि जो कहाँ से टच हो रहे हैं, ये आपके टच हो रहे हैं आपके हरियाणा से, ठीक है? अगला इसमें डालिए राजस्थान। राजस्थान से केवल 2 जिले हैं, वो राजस्थान की बाउंड्री टच करते हैं, वो कौन-कौन से हैं? एक है आगरा और दूसरा है मथुरा, ठीक है? इसके 2 कौन से हो गए? आगरा और मथुरा। अगला आप डालिए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ हमारे 11 जिले साझा होते हैं। तो अब इस साइड से चलते हैं हम लोग पूर्व से पश्चिम तरफ। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद है, पहले इलाहाबाद का प्रयागराज है, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ये हमारा यहाँ पे ललितपुर, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा। टोटल आप देखिए कितने यहाँ पे कितने हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। तो औरैया ये सीमा साझा नहीं करता है, इसको इसको आप हटा दीजिएगा। औरैया सीमा साझा नहीं करता, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 11 करते हैं उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं। बात करें अगर नीचे आकर आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ में, तो एक ही जिला है, दोनों तरफ पड़ता है। ये रहा आपका झारखंड और यहाँ पे है ये छत्तीसगढ़, ये है झारखंड। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा साझा कौन करता है? सिर्फ एक जिला, वो कौन सा है? सोनभद्र। तो इस तरीके से सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और है बिहार। तो अगला आप डालिए बिहार से लगे हुए जिले या बिहार सीमावर्ती जिले कौन-कौन से हैं? वो हैं ऊपर से, अगर आप नॉर्थ से साउथ जाएँगे, महाराजगंज, महाराजगंज के नीचे आएँगे आप कुशीनगर मिलेगा आपको, उसके बाद देवरिया,
देवरिया से बलिया, फिर गाज़ियाबाद, फिर चंदौली, उसके बाद में सोनभद्र, ठीक है? तो 7 ज़िले कौन से हो गए? आप इनके नाम लिखिए, फिर देखिए सहारनपुर, सॉरी महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो बिहार के साथ हम टोटल कितने कर रहे हैं? 7, ठीक है? इसमें आप अगर आपने देख लिया तो यहाँ पे आप लिखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही जिला लग रहा है सहारनपुर, वो भी सबसे कम है। यहाँ सोनभद्र भी एक जगह लगता है, लेकिन सोनभद्र का काफ़ी लंबा इलाका इसको टच करता है। इस चीज़ को आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी देखेंगे फिर आगे अब इसके, अभी आपने देख लिया कौन-कौन से जिले इसमें किसको क्या-क्या, कहाँ पे क्या लग रहा है, इसके बारे में तो हमने कर लिया है। और इसको हटाने के बाद आप देखते हैं कि आगे आप कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आपने लिख लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक जिला लगता है, वो है सहारनपुर। छत्तीसगढ़ में एक जिला लगता है, सोनभद्र है। झारखंड में एक जिला लगता है, वो सोनभद्र है। राजस्थान में 2 जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा लगता है। हरियाणा में 6 जिले लगते हैं, वो कौन-कौन से हैं? सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है। इस चीज़ को आप रखिएगा। एमपी से आपके 11 जिले टच करते हैं, तो 11 जिले कौन-कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद में आप आगे लिखिएगा चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। इतने ज़िले क्या करते हैं ये? मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। इसके अलावा नेपाल साथ 7 ज़िले कौन-कौन से लगते हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये लगते हैं। तो आप बता दें, ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे मज़ाक में पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला कौन कहाँ-कहाँ क्या लगता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कहीं न कहीं इसको या सही से देखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने जिले कहाँ से लगते हैं। इसको अगर अब आगे आप लिखिए, अगर इनमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में लिखिए, प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई है। ये रहा हरदोई, ये ऐसा जिला है जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है अन्य जिलों के साथ। अंदर कौन-कौन से हैं? इनको आप लिख लीजिएगा। जिले किससे स्पर्श कौन-कौन होते हैं? शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर। तो कितने जिले हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपका ये लखीमपुर खीरी 8, ठीक है? तो अब लिख लीजिएगा, प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई है। ये कुल 8 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। तो वो मैंने 8 नाम बता दिए आपको, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर। अब इसके बारे में अब अगला जो इम्पोर्टेंट है वो आप ज़रूर लिखिएगा, इसमें आप देखिएगा। इसमें आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, कि सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया एवं सबसे पश्चिमी जिला शामली है। बागपत का नाम क्या है? शामली है, ये ध्यान रखिएगा। और नया नाम इसका क्या कर दिया गया है? बागपत का नाम यहाँ पर हापुड़, संबल, शामली मिला के क्या गया? शामली है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन-सा है? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा शामली। बागपत है, यही इसी को नया नाम दे दिया गया है शामली। ये मैप थोड़ा पुराना है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। अब अगर नॉर्थ साउथ की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर एवं दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है? तो आपको ये पता चल गया, अगर हम उत्तर प्रदेश को 4 सीमाओं के अंदर बाँटें, तो अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपका बलिया है पूरब में, पश्चिम में शामली है, उत्तर साइड में सहारनपुर है और दक्षिण साइड में सोनभद्र है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, सोनभद्र पूरे भारत में इकलौता जिला है
जो 4 राज्यों की सीमा को साझा करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। पहला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगर हम इसकी बात करें लखीमपुर खीरी की, तो इसका जो एरिया कितना है वो है 7,680 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7,680। तो नंबर 1 पे ये है, तो नंबर 2 पे कौन सा जिला है? सिर्फ दो ही जिले बताऊंगा, वो दूसरा है सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी एवं सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो आपने चीज लिख ली होगी। अगला देखते हैं, हापुड़ के बाद फिर दूसरा नंबर कौन सा आता है? गाजियाबाद आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये वाला आपने देख लिया, तो मैंने बता दिया आपको इसमें किसमें क्या है क्या नहीं है। जितने हो गए, तो इसमें एक टॉपिक और आप नोट कर लीजिएगा, मुख्यालय। आपने देखा होगा जैसे आपका जिला कोई भी हो, उस जिले का हेडक्वार्टर उस जिले का नाम होता है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनके क्या है, हेडक्वार्टर के नाम अलग अलग हैं। तो आप लिख लीजिएगा वहाँ पे, ऐसे टेबल बना लीजिएगा। टेबल में से लिखिएगा, ऊपर एक साइड लिखिएगा आप जिले के नाम, और दूसरी साइड में आप लिखिएगा वहाँ पर मुख्यालय। मतलब वैसे तो जिले के हिसाब से उनके मुख्यालय का नाम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके जिले के नाम मुख्यालय के नाम से अलग हैं। उसमें कौन कौन सा है उसको आप देखिएगा। कौशाम्बी, ये रहा आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी का है मंजनपुर, मंझनपुर। और देखिए अम्बेडकर नगर, ये रहा आपका अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर की अगर बात करें, तो अम्बेडकर नगर का कौन सा है? अम्बेडकर नगर है अकबरपुर। अगला देखते हैं, कुशीनगर, ये रहा आपका कुशीनगर। तो कुशीनगर का है पडरौना, इसको नोट करिए आप, इसका है पडरौना। ठीक, अगला देखिए, कानपुर देहात, ये रहा कानपुर देहात। कानपुर नगर से काट के हटा हटा के कानपुर से इसमें दो डिवाइड हुए थे, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। फिर है सिद्धार्थ नगर, ये रहा आपका नेपाल सीमा साझा करता है सिद्धार्थ नगर, इसका है नौगढ़। फिर है अमेठी, जहाँ पे स्मृति ईरानी है, इन्होंने राहुल गांधी को हराया, उससे पहले यहाँ पर सोनिया गांधी लड़ती थी चुनाव। तो कहाँ चलेंगे हम? अमेठी में। तो अमेठी का कौन सा है? गौरीगंज। ठीक है, अमेठी का कौन सा है? गौरीगंज। उसके अलावा अगला लिखिए, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। अगला लिखिए, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा। अगला है सोनभद्र। सोनभद्र का है रावर्ट्सगंज। अगला है जालौन। जालौन का हेडक्वार्टर है उरई। और उसके बाद में अगला है इसका फर्रुखाबाद, इसका है आपका फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फतेहगढ़ के अंदर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपने शायद उम्मीद है नोट कर लिए होंगे कि इसमें कौन कौन सा है, तो एक बार और चेक कर लीजिएगा आप। जो मैंने नाम बताए हैं आपके, कौशाम्बी का मंजनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, जालौन का उरई और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। ठीक है, आइए देखते हैं अगले कि उत्तर प्रदेश के क्या राजकीय चिन्ह है।
और उनके प्रतीक चिन्हों को कैसे-कैसे दिखाया गया है। तो आप देखते हैं सबसे पहले राजकीय चिन्ह में अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो अन्य प्रतीकों में सबसे पहले देखते हैं राजकीय चिन्ह, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें, तो इसमें बेसिकली क्या-क्या है, इनको हम देखें, तो राजकीय चिन्ह में ये रहा आपका राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश आपने जब भी देखा कोई गवर्नमेंट का कोई पत्र आता है, जो भी कुछ होगा, कोई भी लेटर होगा, आपने देखा सबसे आसान बताते हैं आपको लैपटॉप जब मिले थे, तो उसपे आपने बैग में देखा होगा उसके पीछे चिन्ह लगा बना हुआ है, वो है वहाँ का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का क्या है? मछली एवं तीर है। तो आप देखिए नीचे मछली बनी हुई है, उसके ऊपर एक तीर लगा हुआ है, ठीक है? इसमें एक वृत्त के ऊपर धनुष है, बीच में बहती गंगा है। तो जो आपने जो रिवर देख रहे हैं, ये क्या है? ये रिवर जो नीचे आ रही है, वो गंगा है। यमुना नदियाँ आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर गंगा और यमुना दाएँ-बाएँ से, और नीचे 2 मछलियाँ हैं, ठीक है? राजकीय पशु की अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। ये रहा हिरन का जो लगा हुआ वैसे। इसका अगर देखें अंग्रेजी नाम, तो इसका अंग्रेजी नाम स्वैम्प डियर और इसका वैज्ञानिक नाम रूसरबस डुआओसली है, ठीक है? अगर हम देखें ज़ीब के बारे में, इसकी ऊँचाई 130 से 135 सेंटीमीटर, इसका वज़न 180 केजी होता है। इसके सींगों की औसत लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है, यानी पौने 1 मीटर होती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि राजकीय चिन्ह मछली और तीर है। राजकीय पशु हमारा क्या है? बारहसिंगा है। अगर अगर हम मछली की बात करें कि यहाँ की मछली हमने कौन-सी है, तो राजकीय अगर मछली की बात करते हैं, राजकीय मछली कौन-सी है? मोए या इसको चीतल के नाम से जाना जाता है, ये है। ये रही चीतल। तो चीतल का इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चिताला है। भारत में देखें कहाँ-कहाँ पाई जाती है? गंगा में पाई जाती है, यमुना में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, गेरुआ, सतलुज, केन, बेतवा, महानदी नदियों में पाई जाती है। इसकी लंबाई करीब 1.5 मीटर 150 सेंटीमीटर, इसका अधिकतम वजन 14 किलोग्राम तक की होती है। तो यानी कि हमारा राजकीय मछली क्या है? मछली क्या है? मोए या चीतल। अगर राज्य के पक्षी की बात की जाए, तो वो कौन है? सारस है। सारस को इंग्लिश में क्रेन कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रूस एंटिकोन। ये रहा सारस। हमेशा पैर में लगभग पाए जाते हैं। और इनकी लंबाई की बात की जाए, तो ये 6 फुट ऊँचाई के और 8 फीट तक ये अपने पंखों का टोटल इनकी हाइट होती है 6 फीट, और अगर ये अपने पूरे पंख खोल देते हैं, तो ये 8 फीट तक क्या हो जाते हैं? इनकी पूरी चौड़ाई हो जाती है। इसमें क्या है, ये कस में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊँचा, इतने ऊँचाई पर आकर अगर कोई पक्षी उड़ता है, तो वो सारस है। इतनी ऊँचाई के बाद भी ये उड़ सकते हैं। सारस को अगर देखें भारत के केंद्रीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। तो बात करा उत्तर प्रदेश का राज्य का पक्षी क्या है? सारस है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? राज्य का वृक्ष कौन-सा है? तो हमारा राज्य का उत्तर प्रदेश का वृक्ष अशोक है। अशोक का देखें अंग्रेजी नाम अशोकी, इसको अशोकी बोलते हैं अंग्रेजी में भी उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सराका अशोका। स्थानीय भाषा में कभी-कभी इसको सीता अशोका कभी कह देते हैं। सामान्यतः ये वृक्ष क्या है? ये सघन छत्र होने के कारण, मतलब क्या होता है जब ये पेड़ होता है, तो इसके जो ऊपर ये आता है, तो आप देखिए सघन छत्र होता है। साथ-साथ क्या होता है इसमें, उद्यानों में, मार्गों के किनारे, आवास परिसर में, मंदिर में लगाए जाते हैं। आपने अशोक के पेड़ देखे होंगे। और हमारे देखिए राज्य के पुष्प क्या है? जैसे देश का तो कमल है, तो हमारा कौन-सा है? ये उत्तर प्रदेश का पलाश, ढाक और टेस। हमारा मतलब है कि मैं उत्तर प्रदेश का पढ़ा रहा हूँ, इस बारे में कह रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। पलाश जिसको ढाक बोलते हैं, या टेस या टेसु भी कहीं कहते हैं। हमारा राज्य पुष्प क्या है? पलाश है। इसका अंग्रेजी नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसका ये अंग्रेजी नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वैज्ञानिक नाम है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है? इसमें 1.5 से 2 इंच आकार के जो फूल आते हैं, ये नारंगी किस्म-किस्म के फूल आते हैं। ये फूल कब आते हैं? बसंत ऋतु में, लगभग फरवरी और मार्च के टाइम पे इसमें फूल आते हैं। अगर देखें राष्ट्रीय खेल कौन-सा है, तो राष्ट्रीय खेल वही है जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, वो कौन-सा है? हॉकी है। राजकीय अगर भाषा की बात की जाए, तो हमने राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया हुआ है। ध्यान रखिएगा हमारी जो राजकीय भाषा है, वो कौन-सी है? हिंदी है। इसको हमने अपनी आज़ादी में 1947 में उत्तर प्रदेश वालों ने अपना लिया था। लेकिन हमने क्या किया, 1989 में एक दूसरी राजभाषा और अपनाई है जिसका नाम उर्दू है, क्योंकि पूरे देश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1989 में हमने यहाँ पे क्या किया है, उर्दू भाषा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया है। तो अब देखते हैं उसमें एक नया टॉपिक कि उत्तर प्रदेश की कुछ प्रशासनिक स्थितियाँ कैसी हैं, उनके बारे में देखते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक स्थितियाँ। यदि हम देखें कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस टाइप से चलाया जाता है, कैसे-कैसे क्या है, सबसे पहले इसमें आपको नोट करना होगा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लिखिए, कुल ज़िले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? अगर इस वक़्त की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, ठीक है? तो इसमें पहला टॉपिक है जिलों की संख्या, अगर इसमें से हेडिंग डालिए, आप ऐसे लिखते चले जाइए डायरेक्ट। तो उसमें आपको वो नहीं लिखना है कि हाँ, क्या-क्या, तो उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश में हम देखें कि मंडल कितने हैं,
तो यहाँ पे मंडल के बारे में लिख लीजिएगा 18। और सबसे जो आखिरी अभी बना हुआ है 18वां, जो सबसे लास्ट में बनाया गया था, वो कौन-सा था? अलीगढ़, ठीक है? इसके बाद में अगर इसमें अगला देखते हैं कि अगले में इसमें क्या आता है, तो अगले में देखते हैं इसमें अगला, इसमें आप देखिए, सबसे बड़े मंडल की बात करें तो इसमें कौन-सा है? तो अभी मैं आपको आगे बता भी दूँगा, तो इसमें सबसे बड़ा जो मंडल है, वो कौन-सा है? सबसे बड़ा मंडल है इसमें कानपुर। कानपुर के अलावा बात की जाए इसमें लखनऊ, और लखनऊ के अलावा अगर इसमें हम बात करते हैं कि अगर कानपुर और लखनऊ के बाद इसमें कौन-सा है? मेरठ। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सब में क्या है, 6-6 ज़िले शामिल हैं इसमें, ठीक है? कौन से हैं वो अभी आपके आगे आ जाएँगे, 6-6 ज़िले इसमें बिलॉन्ग करते हैं। और सबसे अगर छोटे मंडल की बात की जाए, ये सबसे बड़ा मंडल था, और ये अब आ रहे हैं सबसे छोटे मंडल। तो सबसे अगर छोटे मंडल की बात की जाए, सबसे छोटा मंडल कौन-सा है? सहारनपुर। ये सारी चीज़ नोट कर लीजिए, फैक्ट कहीं न कहीं क्वेश्चन आते हैं इसमें। झांसी, मिर्ज़ापुर और बस्ती, अलीगढ़, ठीक? तो कौन से हो गए? सहारनपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर, बस्ती, अलीगढ़। ये क्या है? सबसे छोटे मंडल हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 3-3 ज़िले आते हैं। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में टोटल नगर या नगर समूह कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर टोटल नगरों की बात की जाए, तो नगरों की कुल संख्या जो निकलती है, वो आती है, ये सब 2011 जनगणना के हिसाब से, वो है 915, ठीक है? तहसील की अगर बात की जाए, तो यूपी के अंदर कुल कितनी तहसील हैं? तहसील है यूपी के अंदर 350 हैं, ठीक है? 350, ठीक? अगर हम देखें इसको आर्थिक दृष्टि से कितने इसमें बाँटा गया है, तो अगर आर्थिक संभाग की हम बात करें, तो अगर हम देखें इसमें आर्थिक संभाग, तो आर्थिक संभाग इसमें टोटल कितने हैं? 4 हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है? ये हो गया। अगला देख, अब तो अभी जो हमने मंडल बताए, तो उसको अब आप देख लीजिएगा, कौन-कौन से मंडल हैं, किस तो हर उसकी नंबरिंग कर रखी है, मैंने बता दिया था। उसमें टोटल कितने हैं? 18 मंडल हैं, तो 18 मंडलों को देखते हैं बारी-बारी से, कौन-कौन से मंडल हैं, क्या-क्या इनके नाम हैं। तो पहला मंडल है सहारनपुर, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है बरेली, चौथा है लखनऊ। ये आप नोट करते रहिए उनके नाम, और मैं बताऊँगा अभी नहीं, चलो अगले अब आगे टॉप करिए। 5वाँ है इसका देवीपट्टन, छठा है बस्ती, 7वाँ है गोरखपुर, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। 8वाँ गाज़ियाबाद, सॉरी मेरठ, 8वाँ मेरठ है, 9वाँ अलीगढ़ है, 10वाँ आगरा है, 11वाँ कानपुर है, 12वीं की बात करें तो फैज़ाबाद है, ठीक है? 13वाँ लखनऊ है, 14वाँ झांसी है, 15वाँ चित्रकूट है, 16 इलाहाबाद है, 17 वाराणसी और 18 मिर्ज़ापुर। ऐसे नंबर दे रखे हैं, तो हमको करना क्या है, अब आप एक टेबल बना के उसमें लिखते जाइएगा। उत्तर प्रदेश के मंडल एवं जनपद के जो नाम हैं, क्या-क्या हैं, इनको आप देख लीजिएगा। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले आता है सहारनपुर। सहारनपुर के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर और प्रबुद्धनगर। इसका पहले नाम था इसका कि प्रबुद्धनगर, लेकिन अब इसमें ये नाम क्या किए हैं, अब जो नाम चेंज हो गए हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। प्रबुद्धनगर जो काट के इसमें यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? शामली, ठीक है? तो 3 जिले कौन से हो गए? सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर और शामली। मेरठ में 7 जिले आते हैं, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़। तो इसमें क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा, और अपने मैप में जो मैंने पॉलिटिकल मैप बताया है, उन जिलों के नाम लिखे होंगे, वहाँ पर उसको अंडरलाइन, उनको हाइलाइट कर लीजिएगा। बरेली में 4 जिले आते हैं, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। सहारनपुर सबसे छोटा हो गया क्योंकि इसमें 3 है। मुरादाबाद, मेरठ सबसे बड़ा हो गया, 7 हैं, और भी इसमें 7 हैं। मुरादाबाद में कितने आते हैं? 5 आते हैं। कौन-कौन से हैं? सॉरी, इसमें, ठीक है? मुरादाबाद में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, जोधपुर, फूले नगर और भीमनगर, ठीक है? तो इनको देखिएगा। अगला देखते हैं कानपुर में 6
आते हैं, इलाहाबाद में 4 आते हैं, झांसी में 3, चित्रकूट में 4, यहाँ पर 6 करिए, इसमें 7 नहीं आते हैं। इसके अलावा वाराणसी में 4, मिर्ज़ापुर में 3, आगरा में 4, आजमगढ़ में 3, गोरखपुर में 4, बस्ती में 3, लखनऊ में 6, देवपाटन में 4, फैज़ाबाद में 4, अलीगढ़ में 4। तो मैं एक बार पीछे दिखाता हूँ, तब आप समझ में आ जाएगा। सहारनपुर के अगर ज़िलों की बात की जाए, इसमें कौन-कौन से आते हैं, तो सहारनपुर में आते हैं, आप उसको नोट करिएगा। सहारनपुर तो आता ही है, और मुज़फ्फरनगर आता है इसके अंतर्गत, ठीक है? और आता है तीसरा शामली, 3 ज़िले आते हैं इसके अंतर्गत। फिर आता है मेरठ मंडल में अगर बात करें, तो अब यहाँ से नोट करिएगा, मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ और हापुड़। अलीगढ़ में चेक करते हैं, तो अलीगढ़ के अंदर आते हैं अलीगढ़ के अंदर आते हैं टोटल 4। सहारनपुर के यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 3 आ रहे थे। मेरठ मंडल में अगर बात करें इस जगह पे, तो मेरठ मंडल में आ रहे थे 6। अलीगढ़ में आएँगे आपके 4, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा मंडल में अगर बात करते हैं इस वाले में, तो आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं टोटल 4। ये 4 ज़िले, सॉरी, अलीगढ़ में 4 थे, आगरा में भी 4 ही हैं, तो 4 ज़िले कौन से हैं? आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ठीक है? मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, आगरा और मथुरा। कानपुर मंडल में अगर चलते हैं, तो कानपुर में के अंतर्गत हम देखें, तो कानपुर मंडल में टोटल कितने आते हैं? 6 आते हैं, नंबरिंग 11 दे रखी है, तो उसमें 6 कौन-कौन से हैं कानपुर मंडल में? औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, नीचे रहिए, कानपुर नगर और कन्नौज। ये 6 हो गए आपके, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद और कन्नौज। झांसी मंडल की बात करें, तो झांसी के अंतर्गत आते हैं 3, झांसी, जालौन और ललितपुर। ये रहा आपका जालौन, झांसी और ललितपुर। इसमें कुल मिलाकर कितने हो गए? 3। चित्रकूट अगर मंडल की बात करें, तो चित्रकूट मंडल में इसका मुख्यालय कहाँ पे? चित्रकूट मंडल का हेडक्वार्टर बांदा में है, और इसको अगर देखें कहाँ पे है, तो ये बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, ठीक है? बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। इस चीज़ को आप ये भी चीज़ देखिएगा, चित्रकूट ये याद रखिए, मंडल का नाम कुछ और हो सकता है, सेंटर कहीं और हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दूँ, सहारनपुर का सहारनपुर है, मेरठ का मेरठ में है, अलीगढ़ का अलीगढ़ में, आगरा का आगरा में, कानपुर मंडल का कानपुर नगर में है, झांसी का झांसी में, चित्रकूट मंडल का बांदा में, ये भी यहाँ चेंज हुआ है। अगर हम प्रयागराज यहाँ पे जाएँ, इलाहाबाद जगह यहाँ पे प्रयागराज जो नाम हो गया है, प्रयागराज मंडल के अंदर अगर हम बात करें, तो इसमें टोटल 4 ज़िले आते हैं। इसका मुख्यालय प्रयागराज है। 4 ज़िले कौन से हैं? प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ठीक है? प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, ठीक है? 4 हो गए आपके। लखनऊ मंडल की अगर बात करें, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये रहा लखनऊ आपका। लखनऊ के अंदर कितने आते हैं? 6 आते हैं। हरदोई, हरदोई के बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी की अगर उसमें बात करते हैं, इसके अलावा हम तो अभी अगर लखनऊ के अंदर देखा जाए, तो लखनऊ के अंतर्गत टोटल ज़िले आते हैं 6। उसमें हरदोई है, हरदोई के बाद में उन्नाव है, लखनऊ है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, ठीक है? तो हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ठीक है? ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में ही है। काफ़ी मशहूर हुआ है मिर्ज़ापुर, एक वेब सीरीज़ चलती है। तो इसके अंतर्गत कितने आते हैं टोटल? मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आते हैं 3, मिर्ज़ापुर, भदोई और सोनभद्र। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और एक जिला यहाँ पे भदोई, तो इसमें 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। वाराणसी के अंदर अगर जाते हैं, यहाँ पे बनारस के अंदर, इसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं 4 जिले, चंदौली, गाज़ीपुर, जौनपुर और वाराणसी। उसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाराणसी में है। जौनपुर, चंदौली, गाज़ीपुर
और वाराणसी, ठीक है? आजमगढ़ के अंदर 3 आते हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ। आजमगढ़, मऊ, बलिया, तो ये किसके अंदर आते हैं? आजमगढ़ के अंदर आते हैं, ये आप नोट करते रहिएगा इनको ऐसे ही। बस्ती के मुख्यालय भी बस्ती में है, आजमगढ़ का भी आजमगढ़ में ही था। तो बस्ती के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर, ठीक है? तो बस्ती के अंदर 3 आते हैं, सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीरनगर। देवीपाटन के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, देवीपाटन ये है, इसका हेडक्वार्टर गोंडा, इसी को आप नोट कर लिए, ये अलग है तो वो ध्यान रखिएगा। देवीपाटन का कहाँ पे है? गोंडा के अंतर्गत है, इसके 4 जिले कौन से हैं? बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती। इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर किससे लग रहे हैं? नेपाल की सीमा से लग रहे हैं। अगला है अयोध्या। अयोध्या मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अयोध्या के अंदर है, जो फैजाबाद का नाम था उसमें कर दिया गया है इसको। अयोध्या के नाम से अब इसको नया कर दिया गया है। और अयोध्या के अंतर्गत कौन कौन से हैं? अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर के बाद में आपका बाराबंकी है। तीसरा जिला इसके अंतर्गत है अयोध्या, फिर सुल्तानपुर और अमेठी। अयोध्या है, सुल्तानपुर है और अमेठी है, ठीक है? बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 जिले, बदायूं, और हम बरेली में आए हैं यहाँ पर 4 जिले कौन-कौन से हैं? बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। और मुरादाबाद अगर मंडल की बात करें, आखिरी ऊपर से बचा हुआ है, मुरादाबाद मंडल की अगर बात करें, इसमें आते हैं 5 जिले, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा, ठीक है? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कि यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी। प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात की जाए तो उसमें बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो विकेंद्रीकरण किया गया है यहाँ पे सत्ता का, मतलब कि यहाँ पर आपके जो नगर निगम सामुदायिक केंद्र हैं या फिर नगर पंचायत हैं, उनका अगर प्रशासनिक इकाइयों की यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश में क्या-क्या है, तो यहाँ पर अगर टोटल देखें तो सामुदायिक सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे, सामुदायिक विकास खंड। अगर उत्तर प्रदेश में देखें टोटल सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो इनकी संख्या है 822। नंबर 2 पे चेक करें, अगर उत्तर प्रदेश में देखें टोटल नगर निगम कितने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नगर निगमों की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? 17। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे इसको रटना ही है, उसको समझाना तो है नहीं इसमें। अगर देखें जो न्याय पंचायतें यहाँ पे टोटल कितनी हैं, आप जो चुनाव होते हैं न्याय पंचायत अध्यक्ष के, तो न्याय पंचायतों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8,135 क्या हैं? न्याय पंचायतें हैं। अगर देखें नगर पालिकाएँ कितनी हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत टोटल नगर पालिका की संख्या कितनी है? वो आपकी है 226। 2015 के चुनाव के समय के बाद अभी जो हालिया जनगणना आई है अगर इसमें देखें, उसमें अगर ग्राम पंचायतों को देखें टोटल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी, जिसमें क्या चुने जाते हैं? ग्राम पंचायत के जो प्रधान चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायतें हैं 59,814। ब्लॉक की बात की जाए अर्थात अगर विकास खंड की बात की जाए, ध्यान रखना सामुदायिक और विकास खंड दोनों अलग-अलग हैं। तो अगर विकास खंड की बात की जाए तो इनकी टोटल संख्या है 822 और सामुदायिक विकास खंडों की संख्या तो भी इतनी है। क्षेत्र पंचायतों की बात की जाए तो क्षेत्रीय पंचायतें भी कितनी है? 822 ही हैं, ठीक है? इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? 822 हैं। जिला देखें, जहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? 75 हैं। हमारे यहाँ पे एमपी कितने बनते हैं? आपको बता दें। उससे पहले आप देख लीजिए जिला पंचायतों की अगर बात की जाए तो हमारे जिला पंचायत टोटल कितने हैं? तो जिला पंचायत अध्यक्ष कितने बनते हैं? 75, ठीक है? इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो आपका विधानसभा जो चलती है, तो विधानसभा में टोटल उत्तर प्रदेश के जो मेंबर हैं वो कितने होते हैं? 404। 404 में आपने देखा होगा हमेशा वोटिंग होती है 403 पे, और एक जो एंग्लो इंडियन होता है उसका क्या कहा जाता है? मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो जब भी यहाँ पर एमएलए के लिए चुनाव होते हैं, जो आपके चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, तो टोटल यहाँ पे कितने हैं? सीटें हैं 403 है। वहीं पर अगर हम एमपीज़ देखें उत्तर प्रदेश के अंदर, टोटल कितने जिले हैं? 75, लेकिन यहाँ पर एमपी का चुनाव होता है, 80 एमपी यहाँ से चुन के जाते हैं आपके
लोकसभा के अंतर्गत। राज्यसभा की अगर सीटें देखी जाएँ तो देश के अंदर कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ पर हैं 31। ठीक है? इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ना केवल विधानसभा है, बल्कि यहाँ पे कहीं न कहीं क्या है, विधान परिषद भी है, तो विधान परिषदों की संख्या है 103। ठीक है? तो परिषद यहाँ पे आते हैं 103। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आपने देख लिया जिला पंचायत यहाँ पे कितनी चुन के एमपी पे चुन के जाते हैं 80, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष कितने बनते हैं, 75 बनते हैं। ठीक है? और अगर आखिरी इसमें देख लें कि उत्तर प्रदेश में टोटल गाँव कितने हैं, अभी हाल ही के डाटा आए हैं, उनके हिसाब से अगर हम देखें, कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत टोटल अगर गाँव की संख्या देखी जाए, तो यहाँ पर 1,06,774 गाँव हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 1,06,774 क्या हैं इस पे, गाँव हैं। तो अभी इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश ऐसा ही नाम नहीं रहा है, लेकिन विभिन्न टाइम पीरियड में इसका क्या हुआ है, अलग-अलग नाम आते रहे हैं। तो देखते हैं उनके विभिन्न कालों में उत्तर प्रदेश के नाम क्या रहे हैं, विभिन्न टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेशों के क्या नाम रखे गए हैं। तो पीछे गलत इन्फॉर्मेशन होगी, उसको आप सुधार लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषदें हैं, की संख्या जो है, वो कितनी है, वो 103 ना होकर वहाँ पे कितनी है, 100 है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की टोटल संख्या कितनी है, 100 है, ना कि 103 है। तो विधान परिषद सीटें कितनी होती हैं, जो एमएलसी चुने जाते हैं, वो कितने हैं, 100 हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एमपी की टोटल 80 सीटें हैं, तो यहाँ पर हमेशा आपने देखा होगा रिज़र्वेशन होता है, तो एससी क्लास का रिज़र्वेशन होता है और एसटी क्लास का होता है। तो अगर हम एमपी की सीटें देखें जो टोटल 80 हैं, तो इनमें से अगर हम बात करें आरक्षित की, तो एससी क्लास को इसमें टोटल 17 सीटों पर आरक्षण मिलता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल एमपी में 17 सीटें किसके लिए आरक्षित की जाती हैं, वो एमपी के लिए आरक्षित की जाती हैं। क्योंकि एसटी वर्ग की एक भी सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश में एसटी वर्ग है ही नहीं, तो उस हिसाब से उनको आरक्षण नहीं है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात की जाए, तो एससी और एसटी की हम देखें विधानसभा की टोटल सीटें 403 हैं जिस हिसाब से, एक तो मनोनीत होती है। तो वहाँ पर हम देखें कि एससी वर्ग को कितना मिल रखा है और एसटी वर्ग को कितना मिल रखा है। उसके बारे में अगर हम काउंटिंग देखी जाए, तो यहाँ पर क्या है, एससी वर्ग की जो आरक्षित सीटें वो कितनी हैं, वो 84 हैं, और वहीं पर एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर कितनी 2 सीटें कही गई हैं, आरक्षण दिया गया है। एसटी वर्ग के लिए 2 और एससी वर्ग के लिए कितनी दे रखी हैं, 84 सीटों की इसमें बात की गई है। अगर इसमें ये बात आती है कि सबसे अधिक विधानसभा यानी सबसे अधिक विधायक किस जिले से चुने जाते हैं, तो अगला ये नोट करिएगा, सर्वाधिक विधानसभा वाला जो जिला है, कि वो जिला जहाँ पर सबसे अधिक विधायक चुने जाते हैं, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला जो कौन-सा है? सर्वाधिक विधानसभा जिला वाला है प्रयागराज, जिसमें टोटल 12 विधायक चुने जाते हैं। तो सर्वाधिक कौन-सा है? सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन-सा है? वो है प्रयागराज। ठीक है? इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आगरा में आजमगढ़ में 10 हैं, आगरा में 9 हैं। वहीं पर अगर बात आए कि सबसे कम विधानसभा किसमें सीटें किसमें चुनी जाती हैं, तो सबसे कम विधायक किस जिले से आते हैं, तो सर्वाधिक अधिक विधानसभा वाला तो मैंने बता दिया आपको, प्रयागराज है सब सर्वाधिक कम विधानसभा सीटों वाले अगर जिले की बात की जाए, तो सर्वाधिक कम वाले 3 जिले हैं, जहाँ पर केवल 2-2 विधायक चुन के आते हैं। तो केवल 2-2 विधायक जो चुन के आते हैं, वो कौन-कौन जिले हैं? वो हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। ठीक है? ये 3 जिले ऐसे हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहाँ पे क्या होता है, 2-2 चुन के आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न टाइम पीरियड में क्या-क्या नाम रखे गए थे। अगर विभिन्न कालों में हम देखें उत्तर प्रदेश के नाम क्या-क्या रहे हैं, तो सबसे पहले जो 1836 में इसका नामकरण किया गया था, तो 1836 इसका नाम क्या चल के आ रहा था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप डालिए 1836, 1836 इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है? 1836 इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1870 में आता है इसके नाम में परिवर्तन, और 1877 से इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, और इसी नाम को और आगे बढ़ा दिया गया और बोला गया इसको आगरा और अवध। ठीक है? तो 1877 में इसका नाम क्या आ जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। फिर ये नाम चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके नाम में परिवर्तन किया जाता है वर्ष 1902 में, और 1902 में से इसका नाम हो जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्या हो जाता है, आगरा और अवध का संयुक्त
प्रांत, ठीक है? 1836, 1870, फिर 1902, फिर इसका नाम परिवर्तन किया जाता है 1937 के अंदर। 1937 के अंतर्गत फिर आगरा और अवध इसका नाम हटा दिया जाता है। फिर 1937 का नाम कर दिया जाता है संयुक्त प्रांत, ठीक। 1937 का नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। फिर जब हम आज़ाद होते हैं, जब हमने सभी देश राज्य स्वतंत्र होते हैं और हमने अपना संविधान अपनाया, उसके बाद में 24 जनवरी 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम रख दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत से इसका नाम स्टार्ट होता है, फिर 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, फिर 1937 में रह जाता है इसका नाम संयुक्त प्रांत और फिर 24 जनवरी 1950 का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो जब-जब इनके नाम चेंज हुए तो कहीं न कहीं कुछ राजधानियाँ भी चेंज होती रही हैं, उनके नाम चेंज होते रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार किस टाइम पे कौन-सी राजधानी उत्तर प्रदेश की ये कब बनी, ये कब रही। तो आपको इसमें 4 बार क्या हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी में कन्वर्ट किया गया है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ जो बनी हैं, तो पहली बनी है 1836 के अंतर्गत, वो बनी थी आगरा, ठीक है? तो आगरा राजधानी रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, उसका नाम था 1836 में से बनी हुई है आगरा। फिर जब 1857 का विद्रोह हो जाता है, उसके बाद में कुछ चेंजमेंट किए जाते हैं ब्रिटिश द्वारा। तो 1858 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम चेंज करके क्या आ जाता है उसका, प्रयागराज। सोचिए यहाँ पर योगी जी ने यहाँ से इस नाम को उठाया हुआ है, तो यहाँ पे तब पहले 1858 से इसका नाम क्या था, प्रयागराज। उसके बाद में फिर इसको प्रयागराज से कन्वर्ट किया गया, इसकी राजधानी कहाँ की गई है, लखनऊ। लखनऊ को बनाया गया था 1921 के अंतर्गत, लेकिन उसमें क्या था, ये पूर्णकालिक राजधानी थी नहीं थी, कन्वर्ट होता गया था। तो ये जो लखनऊ राजधानी बनी थी 1921 में, ये क्या थी, आंशिक थी, ठीक है। फिर 1935 के बाद क्या हुआ है, 1935 के बाद में जब अंग्रेजों ने क्या किया, लखनऊ को क्या किया, पूर्णतः राजधानी इसको घोषित कर दिया 1935 के बाद में। और जब हम आज़ाद हुए तो हमने आज़ादी के बाद भी क्या किया है कि लखनऊ को अपनी राजधानी अपना लिया है, ठीक है। इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट की बात अगर लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कौन-कौन से फैक्ट क्या हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल या फिर आर्थिक राजधानी कौन-सी है? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, उसका नाम है कानपुर। क्योंकि सबसे अधिक गतिविधि कहाँ होती है? कानपुर के अंतर्गत होती है। तो ध्यान रखिएगा आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं कानपुर में, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। अगर उत्तर प्रदेश की हम देखें कि जो जुडिशरी की बात की जाती है, यानी न्यायिक राजधानी कहाँ पे है उत्तर प्रदेश की, तो कहाँ पे न्यायालय सर्वोच्च आपका हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो वही इसकी न्यायिक राजधानी है, वो है प्रयागराज, ठीक है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी, तो इनके उपनाम दिए गए हैं। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक अगर राजधानी की बात की जाए, तो विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक और सभी को भाने वाला बनारस, यानी कि वाराणसी क्या है, इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है। अगर अब एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये आता है कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर में यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो रीजन है, उसके अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं? तो आपको बता दें, तो सर्वाधिक ज़िले कितने हैं हमारे हमारे राज्य के हैं और कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं जो हम क्या करते हैं, एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो 8 ज़िले कौन-कौन से, इनके नाम आप लिख लीजिएगा। ये है मेरठ, नंबर 2 पे है गाज़ियाबाद, नंबर 3 पे इसमें आता है गौतम बुद्ध नगर, नंबर 4 पे इसमें है बुलंदशहर, सारे आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 5 पे है हापुड़, छठे नंबर पे है बागपत, 7वें नंबर पे है मुज़फ्फरनगर, उसके बाद में है शामली, ठीक है? इसके अलावा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और कौन-सा? बिजनौर। ये प्रस्तावित हैं, इनको भी कभी भी एनसीआर में शामिल किया जा सकता है। और आखिरी इसका जो फैक्ट बात वो क्या है,
उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, यानी यूपी के अंदर हाई कोर्ट वो कहाँ पे है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, फिर बता दे रहा हूँ। ये प्रयागराज के अंतर्गत क्या किया गया है, हाई कोर्ट का स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। और हाई कोर्ट की कुछ खंडपीठ होती हैं, अगर कोई जिला राज्य बड़ा है तो वहाँ पे कुछ उसकी ब्रांच भी होती है, खोल दी जाती हैं। तो इसकी हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है, वो कहाँ पर है, अब उसको स्थित कर दिया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर लखनऊ में इसको खंडपीठ को लगा दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट हैं जो आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे पेपर में, इनको आप नोट करिएगा। इसी के साथ जितना करंट उसमें हो सकता था स्टैटिक पोर्शन का, जो उत्तर प्रदेश के बारे में नॉर्मल जितना क्या बेसिक जानिए, तो वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आएगा और आप क्या करिएगा, इसको नोट करिएगा। आज ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, तो आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा, तो आगे इस लंबे नहीं सेशन होंगे, तो आपको करना क्या है, या फिर आप इसको 20-20 मिनट के 3 पार्ट में कर लीजिएगा कन्वर्ट, या फिर क्या करिएगा, आप इसमें हाफ एन आवर का 2 पार्ट में करके आप क्या इसको सुनिए, और अपने नोट्स बनाइए, और कहीं न कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नए सेशन के साथ, और नया उसमें कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। थैंक यू। अपनी पढ़ाई को करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।